आगे है रूरल साउथ इंडियन मैन वुमेन। ये लक्ष्मा गौड़ की है। यह कागज़ पर लक्ष्मा गौड़ 1940 उनका समय है द्वारा 2017 में बनाई गई एचिंग है। एक कुशल ड्राफ्ट्समैन और प्रिंट निर्माता लक्ष्मा गौड़ ने भित्ति चित्र एवं छापा चित्र की शिक्षा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से प्राप्त की थी। उन पर उनके शिक्षक KG सुब्रमण्यम की प्रयोगधर्मी दृश्य परंपराओं के चित्रण, शास्त्रीय लोक और जनप्रिय संस्कृति का विशेष प्रभाव था। लक्ष्मा गौड़ ललित कला एवं शिल्प के तीखे विभेद को कम करने का प्रयास करते हैं और एक नई भावात्मक शैली प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण वे एक साथ कई माध्यमों पर अपना समान अधिकार स्थापित करते हैं, जैसे ग्लास पेंटिंग, टेराकोटा और कांस्य विद्या। प्रस्तुत एचिंग में मानव आकृतियों को पृष्ठभूमि के पेड़ के साथ अंकित किया गया है, जो उनकी बचपन से संबंधित ग्रामीण पृष्ठभूमि की स्मृतियों पर आधारित है। उन्होंने चित्र में ग्रामीण जीवन की शहरी शालीनता के साथ प्रस्तुत किया है, जिसमें अति यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक आभा कविता और कल्पना के साथ मिश्रित होकर सतह पर दिखाई देती है। इस दृष्टांत में ग्राम्य गीतों को कृषक पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा चित्रांकित किया गया है, जो यथार्थवादी अवयवों को उच्च अलंकारिकता के साथ ग्रामीण रूप की वास्तविकता में प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही शैलीगत सौम्यता के प्रति झुकाव भी देखा जा सकता है, जिससे आकृतियां कठपुतली की भांति प्रतीत होती हैं। छापा चित्र रेखांकन पर आधारित रंगीन छवि है, जो कलात्मक दृष्टि से यथार्थवादी किंतु सामान्य एवं सौम्य अभिव्यंजनावादी विरूपण है। लक्ष्मा गौड़ की अन्य प्रमुख कलाकृतियाँ वुमेन मैन, लैंडस्केप ऑफ टर्की, अनटाइटल्ड, शियान चाइना आदि हैं। आगे टाइम्स ऑफ लेबर, इसका समय है 1959। यह विशालकाय कांस्य मूर्ति शिल्प देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनका समय 1899 से 1975 है, द्वारा निर्मित है। इसे चेन्नई के मरीना तट पर 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्थापित किया गया था। इस शिल्प में 4 पुरुष आकृतियों को एक चट्टान को हिलाने सरकाने का प्रयास करते दिखाया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में मानवीय श्रम के महत्व एवं योगदान को दर्शाता है। इस शिल्प में अजेय पुरुष प्रकृति के साथ कठिन एवं दृढ़ संकल्प शक्तिशाली युद्ध करते दिखाई गए हैं। यह श्रम की प्रकृति के विरुद्ध वह छवि है जो 19वीं शताब्दी का एक लोकप्रिय स्वच्छंद विषय रहा है। देवी प्रसाद को श्रमिकों की मजबूत मांसपेशियों, शारीरिक संरचना के प्रति विशेष आकर्षण था, इसलिए वह उनकी अस्थियों, मांसपेशियों, नसों और मांसलता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस प्रयास के अक्सर उनके चित्र कृशकाय देहयष्टि के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने शिल्प में विशाल भारी स्थिर चट्टान को हिलाने के लिए कठिन शारीरिक श्रम शक्ति की अभिव्यंजना की है। मानव आकृतियाँ इस प्रकार से संयोजित की गई हैं कि वे दर्शक में जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं और दर्शक चारों तरफ से घूमकर शिल्प को देखने के लिए आकर्षित होता है। इस शिल्प में श्रमिक आकृतियों का समूह एक सार्वजनिक स्थान पर ऊंचे अधिष्ठान पर स्थापित है। यह ठीक उस परंपरा के विपरीत है जिसमें राजा या ब्रिटिश गणमान्यों की प्रतिमाएं लगाई जाती थीं। आगे है संथाल फैमिली।
राम किंकर बैज की है ये। राम किंकर बैज ने 1937 में इस विशालकाय मूर्ति शिल्प को निर्मित किया था। इसका निर्माण धातु के आर्मेटर और कंक्रीट मिश्रित सीमेंट से किया गया है तथा भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कला विद्यालय शांति निकेतन के कला भवन प्रांगण में रखा गया है। इस शिल्प में एक दृश्य उपस्थित किया गया है जिसमें संथाल पुरुष अपने बच्चों को एक डंडे से जोड़े हुए दोहरी टोकरी में ले जा रहा है और साथ ही बगल में पत्नी को उसके साथ चलते हुए प्रदर्शित किया गया है। दूसरी तरफ एक कुत्ते को दिखाया गया है। संभवतः यह शिल्प प्रवासी परिवार के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन यात्रा को दिखाता है जो अपनी समस्त संपत्ति को ले जा रहा है। यह कलाकार के लिए दैनिक दृश्य है जिस ग्रामीण पर्यावरण के मध्य वो रहता है, लेकिन वह इसे एक स्मारकीय स्तर प्रदान करता है। यह शिल्प चारों तरफ से उकेर कर बनाया गया है, अर्थात दर्शक इसे सभी दिशाओं से देख सकता है। यह एक कम ऊंचे अधिष्ठान पर रखा गया है। दर्शक को यह अनुभव होता है कि यह शिल्प दर्शक के ही तत्कालीन है। इस शिल्प का महत्व इस तथ्य पर है कि यह भारत का प्रथम आधुनिक जन मूर्ति शिल्प है। इसे देखने के लिए हमें संग्रहालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह खुले में रखा गया है जिससे सभी इसे देख सकें। इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री इस शिल्प की ओर अधिक महत्वपूर्ण बना देती है क्योंकि कलाकार ने पारंपरिक माध्यम जैसे संगमरमर, लकड़ी या पत्थर का प्रयोग ना करते हुए सीमेंट को वरीयता दी है जो आधुनिकीकरण का प्रतीक है। इसमें संगमरमर, लकड़ी या पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें उन्होंने सीमेंट को वरीयता दी है जो कि आजकल के टाइम को प्रदर्शित करता है। आगे है क्राइज ऑन हर्ड। यह कांस्य मूर्ति शिल्प अमरनाथ सहगल द्वारा 1958 में बनाया गया है। हालांकि कलाकार ने केवल अमूर्तन का प्रयोग किया है जिसमें 3 आकृतियां छड़ी की भांति और सपाट लयबद्ध समतल दिखाई देती हैं। यद्यपि उन्हें एक परिवार अर्थात पति पत्नी एवं एक बच्चे के रूप में आसानी से समझा जा सकता है, वे अपनी बाहों को ऊपर उठाए हुए हैं और सहायता के लिए चीखते हुए दिखाए गए हैं। मूर्ति शिल्प के माध्यम से हाथ के संकेत अभिव्यक्त करके उनकी विवशता को एक स्थायी आकार में बदल दिया है। इस मूर्ति शिल्प को समाजवादी के रूप में समझना संभव है। यहाँ पर कलाकार अपनी श्रद्धांजलि उन लाखों निसहाय परिवारों को देता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है और जिनकी चीखें बहरे कानों में पड़ती हैं। समाजवादी कवि के अलावा मुलकराज आनंद ने इस कार्य के विषय में हृदयस्पर्शी ढंग से लिखा है। यह कलाकृति उस राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे गणेश। यह मूर्ति शिल्प ऑक्सीकृत तांबे में पीवी जानकी राम द्वारा 1970 में बनाया गया है। यह मूर्ति शिल्प NGMA दिल्ली में संग्रहित है। उन्होंने चित्रात्मक मूर्ति कला को मुक्त रूप में बनाने के लिए तांबे की धातु शीट का उपयोग किया है और रैखिक तत्वों के साथ उसकी सतह को अलंकृत किया है। धातु की चादर को पीट कर अवतल सतह बनाई गई है और उस पर रैखिक विवरणों को वेल्ड किया गया है। ये रेखीय और अलंकृत तत्व धार्मिक प्रतिमाओं के रूप में गंभीर चिंतन को आमंत्रित करते हैं। जानकीराम दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के मूर्ति शिल्प से प्रभावित हैं। गणेश की आकृति को सम्मुख
मुद्रा में तैयार किया गया है, जो कि गुफा एवं मंदिर मूर्ति शिल्प का एक महत्वपूर्ण देशज चरित्र है। हिंदू धर्म में गणेश लोकप्रिय एवं सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है। इस मूर्ति शिल्प में गणेश एक संगीत वाद्य यंत्र वीणा बजा रहे हैं। सामग्रियों का तकनीकी सम्मिश्रण होने के बाद भी मूर्ति शिल्प का विवरण उनके शिल्प कौशल को प्रकट करता है। उन्होंने देशज कौशलता को खुलेपन में की गुणवत्ता के साथ भी प्रयोग किया है। गणेश पारंपरिक शास्त्र एवं विषय के द्वारा पारंपरिक कल्पना की करीबी समझ और उसके ध्वन्यात्मक विकास को प्रकट करते हैं। उन्होंने समग्र रूप में रेखीय विवरणों को विस्तृत रूप दिया है। आयतन मात्रा के होते हुए भी त्रि-आयामी गुण पर जोर देने के बजाय उन्होंने मूर्ति शिल्प की रूपरेखा रैखिक आकार की तैयार की है। काव्यात्मक शैली के द्वारा लय एवं वृद्धि को सम्मिलित किया गया है। यह लोक एवं पारंपरिक शिल्प कौशलता के मिश्रण का एकीकरण भी है। आगे वनश्री। यह शिल्प कार्य मृणाली मुखर्जी द्वारा 1994 में बनाया गया था। उन्होंने इस मूर्ति को बनाने के लिए असामान्य सामग्री का प्रयोग किया। उन्होंने सुतली के रेशों का उपयोग किया, एक ऐसा माध्यम जिसका प्रयोग उन्होंने 1970 के दशक के आरंभ में किया था। जटिल तरीका अपनाते हुए उन्होंने जूट के रेशों से गांठ लगाते हुए एक जटिल आकार को बुना। यह नई सामग्री के साथ प्रयोग के वर्षों का परिणाम दिखाई देता है। कई वर्षों तक उनकी कला को कार्यशिल्प के रूप में खारिज किया गया था। केवल हाल ही के उनके रेशों के कार्यों ने उनकी कल्पना की मौलिकता एवं साहस के लिए अत्यधिक ध्यान आकर्षित किया है। वनश्री या जंगल की देवी नामक इस शिल्प में वह इस साधारण सामग्री को एक स्मारकीय रूप देती है। यदि आप आकृति के शरीर को ध्यानपूर्वक देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें आंतरिक अभिव्यक्ति और उभरे हुए होठ के साथ एक चेहरा है और सबसे ऊपर एक शक्तिशाली प्राकृतिक दैवत्व की उपस्थिति है। साथियों, ये NCERT के नोट्स थे और ये आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए और ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।